बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएच 642 के जितने भी आपके मिड टर्म के लिहाज से रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर थोड़ा न्यूमेरिकल बेस होता है और कुछ आपके पास रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन कुछ 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 स्टूडेंट्स के आ जाते हैं क्योंकि सिस्टम बेस होता है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास लास्ट मीटिंग के सब स्टूडेंट्स का पेपर सेम आए। तो जो मुझे आपके कुछ टॉपिक्स के लिहाज से कुछ अभी इंपॉर्टेंट निकालने लगे हैं वो मैंने निकाल के ये पीडीएफ बना दिए, तो आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी। अगर आपको चाहिए हो तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप डाउनलोड कर लें उधर से। अब आपके पास जो कुछ टॉपिक्स के अंदर से स्टार्टिंग के अंदर से वो मैंने यहाँ लिखे हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो लेक्चर नंबर 1 to 6 जो आपका सबसे पहले मैंने आपका जो लेक्चर बनाया था उसके अंदर ये लास्ट आई थिंक सो टॉपिक है नो स्लिप कंडीशन। तो यहाँ से डेफिनेशन पूछ सकता है और ये पूछ सकते हैं कि किस वजह से ये नो स्लिप कंडीशन होती है। जब पार्टिकल्स उस सरफेस के ऊपर जाके स्टिक हो जाते थे, वहां पे उस पार्ट को हम कहते थे कि ये नो स्लिप है और इसको नो स्लिप कंडीशन, वो कहते हैं किस वजह से ये नो स्लिप कंडीशन हो रही है, वो किस वजह से होती है, विस्कोसिटी की वजह से। उस फ्लूइड उस टाइम पे फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से नो स्लिप पार्टिकल्स जो है वो उसके साथ जाके चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज इन विस्कस फ्लूइड सच एज ऑल फ्लूइड हैव विस्कोसिटी। अब जो भी फ्लूइड, जो भी पार्टिकल्स जो उसके साथ जाकर स्टिक हो रहे हैं उन सबके कोई ना कोई विस्कोसिटी होगी। इसके बाद अगर किसी इफ द प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज इंक्रीज ड्यूरिंग अ बॉइलिंग प्रोसेस, अगर आपके पास जैसे आप वाटर को हीट करते हैं तो उसका प्रेशर क्या होगा, पानी को गर्म करने से उसका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अब विल द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज और विल इट रिमेन कांस्टेंट, क्या उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप टेम्परेचर दे रहे हैं। जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर ही पहले इंक्रीज, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा पानी उतनी जल्दी से बॉयल होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रेशर आपका सब्सटेंस का उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो रीजन क्या लिखी है, अब वो ये भी पूछ रहा है यहाँ कांस्टेंट रहेगा और वाई, क्यों वो ऐसे हो रहा है। अगर प्रेशर ड्यूरिंग अ बॉइलिंग प्रोसेस इंक्रीज द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज इन द बॉइलिंग टेम्परेचर, या जो सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ अ प्योर सब्सटेंस डिपेंड अपॉन प्रेशर इंक्रीज विद इट। अब आपका जो टेम्परेचर होता है वो करता है प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। We are assuming that the liquid will continue to boil if the pressure is increased fast enough. Boiling may stop until the temperature has time to reach its new boiling temperature. Pressure cooker use is principle. अब आपके पास वो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि लिक्विड कंटिन्यूली, पानी जो है वो आप इस तरह से समझ लें, आप पानी रख के भूल गए, पानी कंटिन्यूली बॉयल होता जा रहा है। अब क्या हुआ, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और एक टाइम ऐसा आया कि बॉइलिंग स्टॉप होगी, मे स्टॉप अनटिल द टेम्परेचर हैज़ टाइम टू रीच इट्स न्यू बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब उसकी बॉइलिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। जैसे आप प्रेशर कुकर के अंदर उसको बंद कर देते हैं, पानी उसमें डाल देते हैं, उसका पहले पानी गर्म होता है, बॉइलिंग इंक्रीज होती है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है उसका प्रेशर फिर जो है वो उसको हीटअप करता है, जिससे आपके प्रेशर कुकर का सारा फिनॉमिना होता है। तो यहाँ पे भी वो यही पूछ रहा है। अब आपने रीज़न भी बता दिया ये क्यों होता है, क्योंकि ये बॉइलिंग टेम्परेचर उस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी वजह से वो इंक्रीज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, डज वाटर बॉयल एट हाई टेम्परेचर एट हाई प्रेशर। क्या, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन से देखिए थोड़ा सा रिलेट करता है, अगर आपको समझ आई हो तो। पानी बॉईल करेगा हायर टेम्परेचर पे, हायर प्रेशर पे। अब जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि टेम्परेचर करता ही प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इट्स मीन के प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इनफैक्ट इट इंक्रीज विद प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा या उतना ज़्यादा उसका सेचुरेशन होगा। ये saturation yes, the saturation temperature of a pure substance depends upon a pressure. In fact, it increases with pressure. The higher the pressure, higher the saturation or boiling temperature. This fact is easily seen by looking at the saturated water property tables. Boiling temperature and saturation at a given pressure may are equivalent. इसके बाद viscosity आपके हैंडआउट्स में भी है। viscosity क्या होता है, लिक्विड्स और गैसेस की विस्कोसिटी क्या होती है, वहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बना के आपके जो एलएमएस डाउनलोडेड हैंडआउट्स हैं वहाँ पे बताए हुए हैं। अब विस्कोसिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ द स्टिकनेस और रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड। इट इज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स दैट डेवलप्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। अब मैंने जैसे आपको बताया था, जब आप पानी को थोड़ा सा थ्रो करते हैं, कुछ पानी की लेयर्स यहाँ पे आई, कुछ यहाँ पे आई, कुछ यहाँ पे, जो पानी की लेयर फास्टर मूव
मूव की, उसने अपने से पीछे वाली लेयर के अंदर थोड़ी सी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस की और उस रेजिस्टेंस को ही हम विस्कोसिटी कह देते हैं। उसने अपनी पीछे वाली लेयर को स्लो करने की कोशिश की, तो ये विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी किस वजह से होती है? विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है, कोहेशन की वजह से। जब सेम मॉलिक्यूल्स, पानी के सेम मॉलिक्यूल्स आके एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस उनमें प्रोड्यूस हो जाएंगी, और मॉलिक्यूल्स की कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होने की वजह से विस्कोसिटी होगी, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। और गैसेस में क्यों विस्कोसिटी होती है? कोलिजन्स की वजह से। जब गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ आके कोलिजन करती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ आके ऐसे जुड़ जाती हैं, तो उसको आप कहते हैं कोलिजन। तो उसमें कोलिजन की वजह से होती है और उसमें कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। इन जनरल लिक्विड्स हैव हाई डायनामिक विस्कोसिटी देन गैसेस। लिक्विड्स की ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। आप डायनामिक विस्कोसिटी भी आप देखेंगे, अपनी हैंडआउट्स के अंदर डेफिनेशन देख लें काइनेमेटिक और डायनामिक की। अब जो आपके पास रेशियो होती है म्यू और रो की, इसको आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है, डज लिक्विड और गैसेज हैव हाई डायनामिक विस्कोसिटी? ओके, इसकी विस्कोसिटी हायर होगी, हाई डायनामिक विस्कोसिटी होगी लिक्विड की। न्यूटोनियन फ्लूइड आपके हैंडआउट्स में भी है। फ्लूइड जिसमें आप शियर स्ट्रेस को, जिसमें शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, शियर स्ट्रेन के, उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अदरवाइज ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। और वाटर एक न्यूटोनियन फ्लूइड है। वाटर, एयर, गैसोलीन, ऑयल, ये सारे न्यूटोनियन फ्लूइड है। शियर स्ट्रेस और ये जो शियर स्ट्रेन है, वहां पे मैंने साइन भी ड्रा करके बताए थे आपको। अब हाउ डज द डायनामिक विस्कोसिटी लिक्विड गैसेस वेरी विद टेम्परेचर? अब पहले तो हमने देखा कि लिक्विड्स की डायनामिक विस्कोसिटी गैसेस से ज़्यादा होती है। अब कहते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस की डायनामिक विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। तो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी? अगर डायनामिक विस्कोसिटी अगर आपने लिक्विड की बतानी है तो वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लेकिन गैसेस की डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ साथ। यही यहाँ पे बताना था। ये आपका रीजन बन सकती है, रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है। अ गुड वे टू रिमेंबर, अ कार इंजन इज मच हार्डर टू स्टार्ट इन विंटर। अब आप सर्दियों में देखें, आप अगर सुबह सुबह उठ के अपनी गाड़ी को चलाते हैं, ऑन करते हैं, तो वो बहुत मुश्किल से ऑन होती है सर्दी की वजह से। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑयल इन द इंजन हैज़ अ हायर विस्कोसिटी एट लो टेम्परेचर। क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर क्या हो जाता है, माइनस, जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ -डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है विस्कोसिटी ज़्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से कार इंजन जो है वो मच हार्डर टू स्टार्ट इन विंटर। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब आपने डायनामिक पहले बताई, अब काइनेमेटिक बतानी है। लिक्विड्स और गैसेस की टेम्परेचर के साथ वेरी किस तरह से होती है, तो यहाँ पे भी सेम ही है कि जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है इन केस ऑफ लिक्विड्स, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन केस ऑफ लिक्विड वो भी डिक्रीज होती है, और जो गैसेस की होती है वो इंक्रीज होती है इन केस ऑफ काइनेमेटिक, और इन केस ऑफ डायनामिक भी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप सोप बबल, जो सोप के ऊपर बबल्स बन जाते हैं, अब वो जो बबल्स बन गए हैं, क्या उनके अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा होता है या कम होता है? अब आपने ये बताना है, तो इसको हम देखेंगे। आप देखें, कंसीडर अ सोप बबल इज अ प्रेशर इनसाइड द बबल। उस प्रेशर, वो जो आपके ऊपर सोप के ऊपर जो बबल बन जाता है, जो एक थिन सी लेयर होती है, अब उसके अंदर आपने प्रेशर बताना है। उसके अंदर जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा है या कम है? तो द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। जो प्रेशर अंदर होता है वो बाहर वाले प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा होता है, एज एविडेंस्ड बाय स्ट्रेच ऑफ सोप फिल्म। यहाँ पे उन्होंने एक सोप फिल्म की एग्जांपल भी दे दी, अगर आप उसको स्ट्रेच करें तो वो इज द कैपिलरी राइज ग्रेटर इन स्मॉलर और लार्ज डायमीटर ट्यूब्स। अब आपके पास ये जो कैपिलरी इफेक्ट था, वेपर प्रेशर और कैपिलरी इफेक्ट जो टॉपिक था, कैपिलरी राइज क्या है, वहाँ पे आपके पास ट्यूब्स बताई गई थी, आपके पास जो आप ट्यूब के थ्रू पढ़ते थे उसके अंदर। आप देखिए, वो पूछ रहा है कि कैपिलरी राइज ग्रेटर इन, अब आपके जितनी, अगर आपके पास डायमीटर ट्यूब है, अगर वो छोटी है तो आपके पास कितना कैपिलरी इफेक्ट आएगा, अगर वो बड़ी है तब कितना आएगा। जो कैपिलरी इफेक्ट होता है वो डायमीटर ट्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आप इजीली बता सकते हैं, अगर डायमीटर जिस ट्यूब का जितना ज़्यादा है, इट्स मीन कि कैपिलरी राइज उतना कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है ना, अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम होगी, और अगर आपके पास डायमीटर बड़ी है तो कैपिलरी इफेक्ट कम होगा। अगर डायमीटर ट्यूब का छोटा है तो कैपिलरी इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो कैपिलरी इफेक्ट एंड द कैपिलरी इफेक्ट राइज इन
इज ग्रेटर इन स्मॉलर ट्यूब, जितनी आपके पास स्मॉलर डायमीटर की ट्यूब होगी उतना ज़्यादा कैपिलरी इफेक्ट होगा, कैपिलरी राइज होगी। इफ द ट्यूब डायमीटर, अगर आपके पास डायमीटर उसका बहुत ज़्यादा है तो हो, अब यहाँ पे ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर किसी ट्यूब का डायमीटर ज़्यादा है तो हो सकता है वहाँ पे देयर इज नो कैपिलरी राइज और फॉल, रादर द अपवर्ड और द डाउनवर्ड राइज ऑफ लिक्विड अकर्स ओनली नियर द ट्यूब वॉल्स। और जब आपके पास डायमीटर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपके पास कैपिलरी राइज आप यहाँ वहाँ पे सिर्फ कहाँ देखती हैं, इसकी डायमीटर, इसकी वॉल्स के करीब सिर्फ आपके पास जो है वो कैपिलरी राइज आता है। The elevation of middle portion of the liquid in tube does not change for large diameter tube। जो large diameter tubes होती हैं, जब आपके पास बहुत ज़्यादा diameter है, तो ये हो सकता है कि वहाँ पे कैपिलरी राइज हो ही ना, और एक ये हो सकता है कि वाल्स पे सिर्फ आपको कैपिलरी राइज इफेक्ट शो हो। तो यहाँ पे आपके पास ये जो मिडल पोर्शन होता है, यहाँ पे इसकी जो हाइट होती है लिक्विड की इन ट्यूब डज नॉट चेंज, यहाँ पे इसकी हाइट भी चेंज नहीं होती है। आपके पास जो कैपिलरी राइज आएगा वो सिर्फ वाल्स पे आएगा और इसकी हाइट भी जो है वो चेंज नहीं होगी। गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का डिफरेंस आपने हैंडआउट्स में भी देखा। गेज प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव होता है उसको गेज प्रेशर कहते हैं, और जो प्रेशर एब्सोल्यूट वैक्यूम के या जो एब्सोल्यूट प्रेशर के रिलेटिव होता है उसको आप एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे, या एब्सोल्यूट वैक्यूम के रिलेटिव होगा। अब जो गेज प्रेशर होता है, मोस्ट प्रेशर गेजेस लाइक बाइसिकल टायर के अंदर जो प्रेशर होता है वो गेज प्रेशर होता है, रीड रिलेटिव टू वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव होता है, इसलिए देयरफॉर रीड द गेज प्रेशर। एक्सप्लेन व्हाई सम, इसी तरह से आप इसकी एब्सोल्यूट प्रेशर की भी एग्जाम्पल कोई अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिलेट करके बता सकते हैं। एक्सप्लेन वाई सम पीपल एक्सपीरियंस नोज ब्लीडिंग एंड सम अदर एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एट हाई एलिवेशन। अब देखें जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो कुछ लोगों की क्या होती है, नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट हो रही है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सांस लेने में दुश्वारी आती है, उनको मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे वो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं। इसीलिए तो मून पे आप बहुत ज़्यादा अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, एक तो ये कि वहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन नहीं है मून पे, और दूसरा जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको सांस लेने में भी मसला आता है। तो अब ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है, हम हाइट को ही देख रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे ऊपर चले गए हैं तो वहाँ पे आपको क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है। अब जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर विच इज़ एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन स्किन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एलिवेशन। अब जो आपका इन्वायरमेंट में जो भी प्रेशर होता है उसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर कहते हैं। अब वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या करता है, वो प्रेशर जो है वो स्किन के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, और वो प्रेशर जो स्किन के ऊपर एग्जर्ट होता है वो बहुत कम होता है। अब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी जो स्किन के ऊपर प्रेशर होगा वो कम होता जाएगा, इसलिए जो प्रेशर इज़ लोअर एट हायर एलिवेशन। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हाइट पे गए प्रेशर कम होता गया। रीड कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर विच इज़ एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको आप कह सकते हैं एग्जर्टेड ऑन स्किन, जो स्किन के ऊपर उस टाइम पे एग्जर्ट कर रहा होता है या जो आपके ऊपर एग्जर्ट कर रहा होता है वो डिक्रीज होता है increasing height increase होने के साथ। therefore the pressure is lower at higher elevation. as a result the difference between blood pressure in veins and air pressure outside increase। अब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, जो वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर होता है और जो एयर प्रेशर होता है बाहर वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस प्रेशर इम्बैलेंस में काज सम थिन वॉल्ड वेन्स सच एज वन एज द नोज टू ब्रस्ट काजिंग ब्लीडिंग, जिसकी वजह से आपके पास वेन्स के अंदर जैसे प्रेशर इंक्रीज हो गया आपके पास नोज ब्लीडिंग हो सकती है, नोज टू ब्रस्ट हो सकता है, तो ये सारे आ सकते हैं। अब ब्रीथनेस ब्रीथ आपका सांस लेना क्यों कम हो जाता है, इज काज्ड बाय लोअर एयर डेंसिटी। आप जैसे जैसे ऊपर गए आपके पास डेंसिटी उसकी उस टाइम पे क्या होगी, हवा की डेंसिटी कम होती गई, एंड लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट वॉल्यूम आपको जो है वो आएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में मसला आएगा। जैसे पीपल हु क्लाइंब हाई माउंटेन्स लाइक माउंट एवरेस्ट सफर अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स ड्यू टू लो प्रेशर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम गेज कनेक्टेड टू अ चैम्बर री 24 किलो पास्कल एट अ लोकेशन वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे वैक्यूम गेज एक चैम्बर के साथ कनेक्ट है और उसका टाइम पे उसका जो प्रेशर है वो 24 किलो पास्कल है। उस टाइम पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो उसका बाहर का प्रेशर है वो 92 किलो पास्कल है। आपने एब्सोल्यूट फाइंड करना है। एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए आप एटमॉस्फेरिक को वैक्यूम से माइनस कर लेंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा 68 किलो पास्कल। आपके पास क्या आ गया, इसका एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। वी मस्ट रिमेंबर दैट वैक्यूम प्रेशर इज नेगेटिव ऑफ गेज प्रेशर, हेंस नेगेटिव साइन। आपके पास जो वैक्यूम प्रेशर आता है वो हमेशा क्या होता है, गेज प्रेशर के से नेगेटिव, उसका जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो इसको आप -68
यहाँ पे इसको इसलिए माइनस किया गया है, द नेगेटिव साइन। उसके बाद मैनोमीटर वाला क्वेश्चन, इसको अभी आप ड्रॉप कर लें। डिटर्मिन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ लोकेशन वेयर बैरोमीटर रीडिंग इज 735 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर फाइंड करना है, और आप उस टाइम पे जो है वो आप बैरोमीट्रिक रीडिंग कर रहे हैं, और उस टाइम पे जो उसकी बैरोमीट्रिक रीडिंग आ रही है इन केस ऑफ मरकरी वो 735 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ रही है, और जो मरकरी की डेंसिटी है वो 13,600 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने बताना है इन केस ऑफ बैरोमीटर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है इन केस ऑफ बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच है। डेंसिटी आपको पता है, उन्होंने बता दिया है। जी आपके पास जो 10 ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू यूज़ करते हैं 9.8 वो यूज़ कर ली। हाइट उस टाइम पे 735 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो बैरोमीट्रिक रीडिंग है उस टाइम पे आपके पास। इसकी हाइट अगर आप कैलकुलेट कर लें इन केस ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो अगर आप कैलकुलेट कर लें तो 0.750 मीटर बनेगी। अब इसके जितने भी यूनिट्स आएंगे साथ 1 न्यूटन, जो आपके पास डेंसिटी इन केस ऑफ डेंसिटी आएगा 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन केस ऑफ 1 किलो पास्कल, इन केस ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अपनी कैलकुलेशन इसकी कर लेनी है एक दफ़ा से। अब मैनोमीटर कंटेनिंग ऑयल, अब आपके पास इस मैनोमीटर के अंदर क्या है, ऑयल कंटेन है। इज अटैच टू अ टैंक फिल्ड विद एयर। अब आप ये टैंक जो कि एयर के साथ फिल है उसके साथ अटैच है। इफ ऑयल लेवल डिफरेंस बिटवीन टू कॉलम्स ऑफ इज 150 सेंटीमीटर। अब जो ऑयल लेवल डिफरेंस आया, अब ठीक है, अब आपके पास ये प्रेशर इसके साथ, ये मैनोमीट्रिक ट्यूब मैनोमीट्रिक ऑयल जो है वो ये जो मैनोमीटर है वो इसके साथ अटैच है, और जब आपने इसको ओपन कर लिया, जैसे ही इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ, अब जो यहाँ जब आपके पास एक रीडिंग आएगी जिसको आप रेफरेंस लेवल कहेंगे, उसके बाद जो उसका ऊपर वाला प्रेशर आएगा वो कितना प्रेशर हुआ बता रहा है। अगर ऑयल लेवल डिफरेंस बिटवीन टू कॉलम्स इज 150 सेंटीमीटर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 98, डिटर्मिन द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपने इसका एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने बता दिया है। इन केस ऑफ आपके पास उसका जो हाइट आ रही है वो 0.445 मीटर आ रही है, और उनका दोनों का डिफरेंस 150 है। अब आपने सारी वैल्यूज़ को पुट किया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 98 किलो पास्कल इन केस ऑफ ऑयल, एंड डेंसिटी यहाँ पे उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने बता दिया है। डेंसिटी इज 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आपको बताया है। हाइट उन्होंने यहाँ पे इन केस ऑफ अगर आपको डायग्राम दे देते हैं तो मेंशन कर दिया, अदरवाइज आप इसकी हाइट को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से 150 सेंटीमीटर से, और सारे यूनिट्स को लगाएंगे तो आपको ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बाइंड फोर्स क्या होती है, क्यों किस वजह से होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर कोई बॉडी किसी भी वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाए उसका उस टाइम पे उसका वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बाइंड फोर्स का पता होना चाहिए। अपवर्ड फोर्स ऑफ अ फ्लूइड एक्सर्ट ऑन अ मस्ट बॉडी। अब जैसे आप टब की एग्जांपल लेते हैं, टब के अंदर मग पड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे पानी का प्रेशर पानी ज़्यादा होता जाएगा, क्या होगा, एक टाइम पे वो मग जो है वो पानी के अंदर डूबने लग पड़ता है, सबमर्ज हो जाता है। और वो जो पानी उस मग के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जो अपवर्ड फोर्स फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर, उसको ही आप बाइंड फोर्स कहते हैं। और जो उसका मैग्नीट्यूड होता है बाइंड फोर्स का, वो किस पे एक्ट कर रहा होता है, इसका मैग्नीट्यूड इस सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होता है कि जो मग इसके अंदर आके डूब गया है। हुज वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज, उस बाइंड फोर्स का फार्मूला रो एफ जी वी। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड जी इज द आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और वी इसका वॉल्यूम, और आपके पास ये बाइंड फोर्स आ जाएगी। और जो डायरेक्शन होगी बाइंड फोर्स की वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। मतलब आप फ्लूइड वाटर जो है वो इसको नीचे के ऊपर नीचे की तरफ इसका प्रेशर लगा रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन ये जो बाइंड फोर्स लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही होगी। तो आपके पास ये जो बाइंड फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होती है, एंड द लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द सेंट्राइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अगर बाइंड फोर्स ग्रेटर देन आ जाए बॉडी की वेट से, तो आपके पास उस टाइम पे वो क्या होगा, फ्लोट करने लग पड़ेगा, वो तैरने लग पड़ेगा। जैसे आपके पास मग ऊपर तैरना शुरू हो जाता है, वो क्यों तैरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर उस टाइम पे उसकी जो फोर्स पॉइंट फोर्स है वो उस मग बॉडी के वेट के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बाल सबमर्ज्ड इन वाटर एट डिफरेंट डेप्थ्स। दो स्फेरिकल बाल्स हैं, पानी के अंदर सबमर्ज हो रहे हैं, दोनों की डेप्थ डिफरेंट है। एक अगर एक की गहराई कोई 15 मीटर है तो दूसरे
दूसरे की वो इतने ज़्यादा जो है वो सबमर्ज हो रहा है। अब दोनों डिफरेंट हाइट के हो, एक की हाइट ये आ रही है और एक की हाइट जो है ज़्यादा आ रही है। अब उस टाइम पे आपने बाइंड फोर्स बतानी है जो उन दोनों बाल्स के ऊपर एक्ट कर रही है, क्या वो दोनों पे सेम होगी या डिफरेंट होगी। जो मैग्नीट्यूड होता है उसका बाइंड फोर्स का भी हमने ऊपर देखा, वो इस तरह से बाइंड किया जाता है, विच इज़ इन डेप्थ इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। डेप्थ क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन टू द बाल्स इज डिफरेंट। अब आपके पास जितनी हाइट डिफरेंट है तो बाइंड फोर्स भी डिफरेंट होगी, दोनों की फोर्सेज जो है वो डिफरेंट एक्ट कर रही होंगी, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। तो बाइंड फोर्स डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट बाइंड फोर्स हमेशा उस बॉडी के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसकी डेंसिटी पे, मैस बाय यूनिट वॉल्यूम पे। अब आपके पास ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। आपके पास एक 3D 2 डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड है। अब आपके पास यू वी आपको वो इसी तरह से एक इक्वेशन दे देगा, ये इसका यू कंपोनेंट होता है, ये जो आई के साथ होता है, ये इसका वी कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर से इसका एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, तो सिंपल आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे। आप बस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.2 इधर आएगा, सॉरी यहाँ पे -0.5 इधर हो जाएगा, यहाँ +1.2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आप पास एक्स का आंसर जो है वो ये आ गया। सिमिलरली जब आप इसका वी फाइंड करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखा, -2.0 इधर आके +2.0 हो गया, 1.2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 1.667 आपके पास इसका आंसर आ गया। और आप बस ये u और v का आंसर इनके सब्सिडी 2 डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड एक्स वाई का आंसर जो है वो आ चुका है। इज देयर इज अ स्टैग्नेशन पॉइंट इन द फ्लो फील्ड, इफ सो वेयर इज इट। आपके पास टू डायमेंशनल स्टेडी है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो अगर आपको यहाँ पे स्टैग्नेशन पॉइंट पे पूछ लेता तो स्टैग्नेशन पॉइंट आपके पास इन पॉइंट्स के मैंने डायग्राम के थ्रू लेक्चर्स के अंदर बताया था। स्टैग्नेशन पॉइंट कुछ इस तरह से आप एक्स वाई एक्सिस को ड्रा कर लें, स्टैग्नेशन पॉइंट कुछ यहाँ पे आपके पास जो भी पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा। अब इस स्टैग्नेशन पॉइंट इज इफ सो वेयर इज इट इज, तो आपके पास अगर स्टैग्नेशन पॉइंट है तो कहाँ होगा। फ्लो स्टेडी है, 2 डायमेंशनल है, आपके पास यू वी के कंपोनेंट्स ये हैं, आप इसके यू और वी के कंपोनेंट्स को 0 के इक्वल रखें, एक्स ये आ जाएगा, वाई ये आ जाएगा। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और आपके पास यहाँ पे स्टैग्नेशन पॉइंट होगा क्योंकि और उसकी एक्स और वाई के कंपोनेंट्स जो हैं वो ये होंगे। इसके अलावा देयर इज अ फ्लो इज 3 डायमेंशनल, वो सेट है, अगर आपके पास वो 3 डायमेंशनल है तो हम यहाँ पे डब्ल्यू को क्या कर लेते हैं, खुद से 0 के इक्वल रख लेते हैं। अगर वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है ना, इट्स मीन के जो उसका थर्ड कंपोनेंट है वो 0, अगर वो वाई जेड प्लेन के अंदर इट्स मीन के एक्स का एक्स कंपोनेंट यू जो है वो 0 होगा। एज वेल एज द डिटर्मिनेंट द लोकेशन ऑफ स्टैग्नेशन पॉइंट इफ फ्लो फील्ड देयर इज मोर देन, इफ इन सम फ्लो फील्ड देयर इज मोर देन 1 स्टैग्नेशन पॉइंट। कुछ फ्लो फील्ड्स के अंदर एक से ज़्यादा स्टैग्नेशन पॉइंट भी होते हैं। यू वी दे रही है, उसी तरह से आप इनको 0 के इक्वल रखेंगे, यू वी कंपोनेंट को एक्स वाई का, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके अब आपका जो ये 21 और 20 क्वेश्चन नंबर है, 20 क्वेश्चन नंबर आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर है, 21 भी एक्स वाई प्लेन के अंदर है। दोनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं और इनके एक्स वाई प्लेन के अंदर जो आंसर्स आते हैं वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ये आपका एक होमवर्क होगा, आपका पेपर वर्क भी हो जाएगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके मॉड्यूल्स हैं इससे ऑनवर्ड स्टीडी अनकम्प्रेसिबल 50 से ऑनवर्ड आई थिंक सो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम वाले, वो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जितनी जल्दी आपके इनके रिलेटेड अगर कोई रीजनिंग क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।